नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में आज चौथी क्लास। इससे पहले हमने 2022 के एसएसटी के तीनों पेपर जो 23 और 24 जुलाई को हुए थे, हमने तीनों पेपर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएसटी का एसएसटी का जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था 26 सितंबर 2021 को, जो बाद में कैंसिल कर दिया गया था, हम उस पेपर को आज करने वाले हैं। तो आप अंत तक देखना क्लास। करते हैं हम शुरू। पहला प्रश्न, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है, यह क्या करती है, सुनिश्चित। प्रश्नोत्तर तकनीक जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, या विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। तो शिक्षार्थियों द्वारा जो सक्रिय भागीदारी, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि वह शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। छात्रों को सोचने, समझने व तर्क करने की शक्ति का विकास होता है, और छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे जाने के कारण पहले पढ़ाए गए पाठ भी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? तो इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग आप सबको पता है, जीवन बीमा के लिए, लाइफ इंश्योरेंस। ए नंबर ऑप्शन। इंश्योरेंस इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा के लिए होता है। इंश्योरेंस का मतलब है जोखिम से सुरक्षा। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। हालांकि ये जो बीमा वाले प्रश्न है वो इस बार टॉपिक से हटा दिए गए हैं, तो ये आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। एक दो प्रश्न है। जीवन बीमा। जीवन बीमा का मतलब यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। भारत में पहली बीमा कंपनी 1818 में स्थापित हुई। इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कलकत्ता। इसके बाद में साल 1823 में बॉम्बे बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और 1829 में मद्रास इक्वेरियो आश्वासन कंपनी की शुरुआत की गई थी। हालांकि इसके पहले साल 1912 में भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा जिला फोरम। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायाधिकरण फोरम, DCNDRF, जो कि जिला न्यायालय जिला न्यायालय न्यायाधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, SCDRC, जो कि राज्य आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, NCDRC, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। इसे राष्ट्रीय आयोग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। यह बैंक सभी कॉमर्शियल बैंकों का संचालन तथा इसके इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह भारत की इकोनॉमी को नियंत्रित करता है। इसकी
इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ तथा वर्तमान गवर्नर 25वें शक्तिकांत दास है। अन्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को बंबई में, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को अलकापुरी वडोदरा में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर, बी नंबर ऑप्शन। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक 26 मार्च 1957 का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। इसकी स्थापना स्वाई जय सिंह के द्वारा सन 18 नवंबर 1727 को किया गया। जयपुर को भारत का पेरिस, गुलाबी नगरी एवं दूसरा वृंदावन नाम से जाना जाता है। सौ टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? सौ टापुओं का शहर राजस्थान के कौन से जिले को कहा जाता है? तो सौ टापुओं का जो शहर है यह हम कहते हैं बांसवाड़ा को, डी नंबर ऑप्शन। सो टापुओं का शहर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान का एक शहर है। इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। माही नदी इस शहर से होकर बहती है। बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे हरा भरा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसको भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया? सहरिया जनजाति, बी नंबर ऑप्शन। राजस्थान की सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। सहरिया जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में पाई जाती है। सहरिया शब्द फारसी के शहर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जंगल। इस जाति के लोग जंगल में निवास करते हैं। इन लोगों का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति माना है। यह राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सर्वाधिक है। चित्तौड़गढ़ जिलों में निवास करती है। जबकि ग्रासिया जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। ये अपने को चौहान वंशज मानते हैं। ये सिरोही, कोगुंदा, उदयपुर जिलों में निवास करती है। जबकि मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील, ए नंबर ऑप्शन। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद है। जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। इस झील को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। इस झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1687 से 1691 में करवाया। इस झील की अधिकतम लंबाई 14 किलोमीटर है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सरसों का, सी नंबर ऑप्शन। राजस्थान भारत में सरसों की फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, जबकि हरियाणा व मध्य प्रदेश क्रम से दूसरे व तीसरे नंबर पर है। इनमें से राजस्थान में मक्का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। राजस्थान के उत्पादन सरसों के उत्पादन में राज्यों का क्रम सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर हरियाणा और मध्य प्रदेश। मूंगफली के उत्पादन में राज्यों का क्रम सर्वाधिक गुजरात में, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। कपास के उत्पादन में राज्यों का क्रम महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन, तो सर्वश्रेष्ठ साधन है ग्लोब, ए नंबर ऑप्शन।
अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन ग्लोब है। ग्लोब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ग्लोब्स शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ गोला होता है। ग्लोब पृथ्वी के 3D मॉडल प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? डोंगजी व जवाहर जी ने कौन से राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? बीकानेर और जोधपुर। ए नंबर ऑप्शन। डोंगजी व जवाहर जी ने बीकानेर व जोधपुर राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक छद्म नाम अमरदास बैरागी नाम रखा था? तो यह रखा था जोरावर सिंह बारठ ने। जोरावर सिंह बारठ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया। इनका जन्म सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोरावर सिंह बारठ मध्य प्रदेश के करंडिया के एकलगढ़ मंदसौर में अमरदास बैरागी के नाम से रहे। एकलगढ़ मध्य प्रदेश में इनका स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी को जो तिहाड़ जेल में रखा था? तो तिहाड़ जेल में जो रखा था, यह रखा था गोपाल सिंह खरवा को। गोपाल सिंह खरवा, बी नंबर ऑप्शन। राजस्थान के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा को अजमेर राजस्थान के तिहाड़ जेल में रखा गया। गोपाल सिंह खरवा राजस्थान के खरवा रियासत के जागीरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते के अंदर कौन कौन शामिल थे? तो चंदावल दस्ते में इसमें जो शामिल थे वो थे पुरोहित गोपीनाथ, इसके अलावा राणा पूंजा के अलावा जयमल मेहता, जयमल मेहता के अलावा चारण जैसा। तो पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा, ये चारों हैं जो महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में थे। एक, दो, तीन और पांच। एक, दो, तीन और पांच, डी नंबर ऑप्शन। पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता, जैसा चारण जैसा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? शेखावटी में सबसे बड़ी छतरी कौन सी छतरी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है रामगोपाल पोद्दार की छतरी, छतरी ऑफ रामगोपाल पोद्दार। ए नंबर ऑप्शन। रामगोपाल पोद्दार की छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। यह छतरी राजस्थान के करौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखना पर बल दिया जाता है वह है? करके सीखना पर बल दिया जाता है वह प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का सिद्धांत। सी नंबर ऑप्शन। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह क्रिया का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक जो पवनें होती है इनके प्रवाह की दिशा कौन सी होती है? तो ये इनकी जो दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से साउथ वेस्ट। ए नंबर ऑप्शन। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी अपसोर। सी नंबर ऑप्शन। सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी अपसोर कहलाती है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जबकि पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है। खाद्य श्रृंखला में चूहा कौन सी श्रेणी में आता है? तो चूहा जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता, ए नंबर ऑप्शन। खाद्य श्रृंखला में चूहा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जैसे पौधे उत्पादक चूहे द्वारा खाए जाते हैं, चूहे को सांप खा लेता है और सांप को बाज। पौधे जो उत्पादक होते हैं इनके चूहा चूहा प्राथमिक उपभोक्ता, सांप द्वितीय उपभोक्ता, बाज जो तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही कथन है? पहला कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो पवन की जो दिशा है यह जो घड़ी की सुई की दिशा में होती है यह उत्तरी गोलार्ध में नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जो चक्रवात में पवन की दिशा होती है यह होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो बी नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी के पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा व घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की जो दिशा है यह घड़ी की सुई की दिशा व घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। तो यह सही है। चौथा है कि पृथ्वी के सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। तो केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत नहीं बल्कि दोनों दिशा में होती है। डी नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसमें सही पूछा है सी नंबर ऑप्शन। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6, डी नंबर ऑप्शन। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जिनका संबंध साहित्य कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलनों आदि से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर, सी नंबर ऑप्शन। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे, जबकि पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? मतदान के दौरान भारत में मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो यह प्रभारी होता है द्वितीय मतदान अधिकारी। तो सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है, यह होता है मतदान रजिस्टर का प्रभारी। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। प्रथम मतदान अधिकारी चिन्हित प्रति सत्यापित प्रति का अधिकारी होता है और पीठासीन अधिकारी बूथ का संपूर्ण प्रभारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? कौन सी शासन प्रणाली के अंदर जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह होती है संसदीय सरकार में। ए नंबर ऑप्शन संसदीय सरकार। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के
निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, से परिभाषित करना? सी नंबर ऑप्शन। परिभाषित करना ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, जबकि व्याख्या करना बोध उद्देश्य का, रचना करना प्रयोग उद्देश्य का तथा विश्लेषण करना विश्लेषण उद्देश्य का उदाहरण है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र में ब्लूम ने उद्देश्यों को ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन की श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें ज्ञान, बोध और प्रयोग को निम्न स्तर, विश्लेषण तथा संश्लेषण को मध्यम स्तर तथा मूल्यांकन को उच्च स्तर पर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ए नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस अर्थात 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए पूरे देश में 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2021 को 11वें मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया वह है। भारत में संविधान की जिस सूची में कृषि व सिंचाई को शामिल किया गया वह है राज्य सूची। बी नंबर ऑप्शन। कृषि एवं सिंचाई राज्य सूची का विषय है जिन पर कानून राज्य सरकार द्वारा मनाया जाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। वर्तमान समय में इसमें 61 का विषय मूलतः 66 विषय थे हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, जल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? 129 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख्य न्यायालय कहा गया। अभिलेखों के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपए तक अर्थदंड दोनों शामिल है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों एवं आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह देने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है जो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान न्यायवादी शामिल होते हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 कै में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 कै में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा। डी नंबर ऑप्शन। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 कै में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। ग्राम सभा किसी गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संख्या है। ग्राम सभा और उसकी बैठकें किसी पंचायत का सरपंच या उसके अनुपस्थिति में उप सरपंच अधिनियम की धारा 7 में वर्णित
कृत्यों का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2 ग्राम सभाएं बुलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? परख। डी नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को परख नाम दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यह नीति कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठित की गई। इस शिक्षा नीति में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कब शुरू हुआ था? तो यह जो शुरू हुआ था यह हुआ था 2004-5 में। डी नंबर ऑप्शन। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ 2004-5 में हुआ। कल्प जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था दिसंबर 1946 में, इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह किया गया था 22 जनवरी 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया? स्वतंत्रता का अधिनियम। ए नंबर ऑप्शन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार बनाया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जबकि दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21 से भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया? भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 2012 में। 2012 बी नंबर ऑप्शन। भारत में भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम 2012 में बनाया गया। लैंगिक या अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने का अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोस्को का संक्षिप्त नाम है। पोक्सो अधिनियम 2012 को हित और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए बच्चों का यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने हेतु लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ के क्षत्रिय किस राज्य में? दुर्गादास राठौड़ के क्षत्रिय जो मध्य प्रदेश में। सी नंबर ऑप्शन। दुर्गादास राठौड़ के क्षत्रिय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दुर्गादास के क्षत्रिय मध्य प्रदेश के उज्जैन के मंदिरों के शहर में स्थित एक विशिष्ट स्मारक है। यह स्मारक क्षत्रिय के रूप में वीर दुर्गादास की याद में बनवाया गया था। दुर्गादास राठौड़ एक वीर राजपूत योद्धा थे। वीर दुर्गादास को मारवाड़ का मोती और मारवाड़ उद्धारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ?
चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़ में। ए नंबर ऑप्शन। चावंड चित्रकला शैली का विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ। चावंड शैली को उदयपुर शैली भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों पर स्थित राजधानी चावंड से मेवाड़ चित्रकला प्रारंभ हुई। इस समय नसरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया। जगत सिंह प्रथम ने चित्रों की ओबरी का निर्माण करवाया, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध है? श्रीमती किशोरी देवी जो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो यह सीकर किसान आंदोलन। बी नंबर ऑप्शन। श्रीमती किशोरी देवी सीकर किसान आंदोलन से संबंध रही। सन 1922 में सीकर के नए राजा ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भूमि लगान वसूल करने के साथ ही सीकर में किसानों का व्यापक आंदोलन प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 1925 ईस्वी को सीकर के कटराथल में सरदार हरलाल की पत्नी किशोरी देवी जाट ने 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बज्जटी नामक आभूषण शरीर के कौन से भाग में धारण किया जाता है? गले में। डी नंबर ऑप्शन। बज्जटी नामक आभूषण शरीर के गले में धारण किया जाता है। इसके अलावा मादलिया तथा तिमनिया नामक आभूषण भी गले में पहना जाता है। शीशफूल नामक आभूषण सिर पर तथा पीपल पत्रा सुरेलिया नामक आभूषण कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक को जाना जाता है लर्निंग थ्योरी के लिए, सीखने के सिद्धांत के लिए। सी नंबर ऑप्शन। एडवर्ड थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम या सीखने संबंधी मुख्य और गौण नियम दिए हैं, जो है सीखने के नियमों की 3 संख्या बताई। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, या इसे परिणाम का नियम या संतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा जो 5 गौण नियम दिए थे, ये थे मनोवर्ती का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? किस वर्ष है जो किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? 1911 से 21 के दशक में। 1911 से 21 के दशक में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1921 में जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके पिछले दशक अर्थात 1901 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफी स्थिर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सबसे पुराना है? कौन सा लौह इस्पात कारखाना है जो भारत में सबसे पुराना है? तो वह टिस्को। टिस्को लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है, जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति क्रम है। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति क्रम है, तो बाबर, तराई, खादर और डेल्टा। डी नंबर ऑप्शन। भाबर, तराई, खादर, डेल्टा भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में अवस्थित सही क्रम है। भाबर का मैदान गिरिपद के सहारे फैले हुए मैदान, अर्थात जब घाटी से निकलने वाली नदियां अपने मार्ग में लाए हुए बड़े बड़े चट्टानों को छोड़ देती है तथा नदी 2 या 3 धाराओं में बढ़ जाती है, उसे ही भाबर का मैदान कहा जाता है। तराई का मैदान भाबर के दक्षिणी भाग में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए मैदान को तराई का मैदान कहा जाता है, जहाँ नदियां पुनः 2 या 3 धाराओं में बढ़ जाती है। इस क्षेत्र की भूमि नम है तथा इस क्षेत्र में घास के मैदान एवं वन है। यहाँ जल जमाव के कारण कई प्रकृति प्रदत्त बीमारियां पाई जाती है।
तथा इस क्षेत्र की मुख्य फसल गन्ना है। यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक पाया जाता है। इसके पश्चात तीसरा जो खादर का मैदान है, खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। इस भाग की मिट्टी सदैव नवीन होती है, यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और डेल्टा डेल्टा जो नदी के मुहाने पर बनी त्रिकोणीय भूमि को डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान, ए नंबर ऑप्शन। भारत में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन राज्य राजस्थान है। जिप्सम CaSO4 और 2H2O रासायनिक संरचना की दृष्टि से कैल्शियम का सल्फेट है। जिप्सम को ही सेलेनाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? जांस्कर नदी का प्रयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख, सी नंबर ऑप्शन। जांस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु लद्दाख क्षेत्र में किया जाता है। जांस्कर नदी भारत के लद्दाख श्रेणी के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, जो सिंधु नदी की एक उप नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो यह हुई थी फरवरी 1922, बी नंबर ऑप्शन। चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 को हुई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर के चौरी चौरा पूर्व में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। आग लगाने की वजह से कई पुलिस वालों की जान चली गई। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के कौन से शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? जयसिंह ने, बी नंबर ऑप्शन। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के शासक जयसिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की। खादी का प्रचार और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। तो यह बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो वंचित वर्ग के जो पहले कवि थे वो थे चोखा मेला। चोखा मेला जो महाराष्ट्र के एक संत थे, चोखा मेला, डी नंबर ऑप्शन। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला को कहा जाता है। चोखा मेला महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने कई अभंगों की रचना की। इनके कारण उन्हें भारत का दलित महार जाति का पहला महान कवि माना गया। सार्वजनिक परिवर्तन के आंदोलन में चोखा मेला पहले संत थे, जिन्होंने भक्ति काल के दौर में सामाजिक गैर बराबरी के लोगों के सामने रखा। संत श्री चोखा मेला भगवान श्री विठल के अनन्य अनन्य भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने का किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था?
औरंगजेब ने जब जजिया कर पुण्य लगाया था, तो इसका विरोध कौन से शासक ने पत्र लिखकर किया था? तो यह किया था मेवाड़ के राज सिंह। ए नंबर ऑप्शन। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर शासक राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। उसके राज्य में जजिया के कर के विरुद्ध हिंदुओं ने विद्रोह भी किया, जिसके जिससे बीच बीच में कुछ सालों पर जजिया हटा लिया गया। 1712 में जहांगीर शाह ने अपने मंत्री जुल्फिकार खां व असद खां के कहने पर जजिया कर को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? कौन सा वाद्य यंत्र जो बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा। ए नंबर ऑप्शन। अलगोजा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा बांस में एक अलगोजा बांस से बना एक वायु वाद्य यंत्र है। यह राजस्थान का एक प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। अलवर के मेयो समुदाय द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ये एक द्वि बांसुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सही सुमेलित है? यहाँ पर एक तरफ महाजनपदों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी राजधानियां राजधानियां दे रखी है। तो महाजनपदों के नाम है और सामने जो उनकी राजधानी है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो सही है। सबसे पहले नंबर पर है गांधार। गांधार की जो राजधानी है तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ना कि मथुरा। मथुरा जो राजधानी थी यह थी सूरसेन महाजनपद की। तो एक नंबर ऑप्शन गलत होगा। दूसरा अंग। अंग की जो राजधानी थी वह अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। तो बी नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। उज्जैन जो है यह उज्जैन अवंती की राजधानी थी। अवंती की दो राजधानियां थी, एक उज्जैन और एक महिष्मति। तो उज्जैन अवंती की राजधानी थी, ना कि अंग की। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा अवंती। अवंती अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मति है, सौथिवती नहीं। तो सी नंबर भी गलत होगा। और डी नंबर कंबोज। कंबोज की जो राजधानी थी यह राजपुर थी। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा सही है? डी नंबर। 16 महाजनपद के नाम एवं नगर निम्न है। कंबोज। कंबोज की राजधानी घाटक या राजपुर। गांधार तक्षशिला। अवंती की उज्जैन और महिष्मति। अंग की चंपा। वत्स की कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ। अवज्य वैशाली। मगध के गिरिवज्र राजगृह। मल की कुशीनगर और पावा। अस्म की पैठान प्रतिष्ठान। पोतन या पोटिल। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की मथुरा। काशी की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती। इसके अलावा चैदी की शक्तिमती और पांचाल की ऐच्छतर या काम्पिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? भंडदेवरा मंदिर कौन से जिले में? भंडदेवरा मंदिर है बारां में। सी नंबर ऑप्शन। भंडदेवरा मंदिर राजस्थान के बारां जिले के रामगढ़ कस्बे के पास स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी वास्तुकला और नक्काशी के कारण राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित यहाँ पर कथन दे रखे हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस की जो पुत्री थी, सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। और जैन धर्म स्वीकार करके वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला गए थे और वहां पर संलेखना विधि से अपना जीवन समाप्त किया था। तो दो नंबर ऑप्शन गलत होगा। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी अशोक नहीं बल्कि बिंदुसार थे। तो तीन नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो इसमें पूछा सही कौन सा है? तो सही केवल एक होगा, ए नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ की। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों से संबंधित दो कथन दे रखे हैं, जिसमें पहला कथन है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, अशोक के अभिलेखों में हमने कई भाषाएं मिली है, लेकिन सर्वाधिक जो अभिलेख है यह प्राकृत भाषा के है, ये सही है। दूसरा कि अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, अशोक के अभिलेख अरेमाइक लिपि में मिले हैं, ख्रोष्टी लिपि में मिले हैं, लेकिन अधिकांश अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि में। दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में उत्कीर्ण करवाए। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में मिलते हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: वृहद शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में है। इसके अलावा चनहुद्र और कोटदीजी ये दोनों भी पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा, चनहुद्र और कोटदीजी ये चारों जो पाकिस्तान में है। प्रभास पटन और आलमगीर ये दोनों भारत में है। तो एक, दो, पांच और छह, एक, दो, पांच और छह, सी नंबर ऑप्शन। सिंधु सब स्थलों में मोहनजोदड़ो हड़प्पा, चनहुद्र और कोटदीजी जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जालोर में, ए नंबर ऑप्शन। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल नामक नगर के निकट हुआ था। इन्हें भीलमाल आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष के दो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों के नाम इस प्रकार है: ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य या ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो उनका सबसे पहला ग्रंथ था जिसमें शून्य एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक काल के बारे में यहाँ पर जो तीन कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहले नंबर पर है गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। गृहस्थ आश्रम में जो अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, तो यह सही है। दूसरा है कि ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल में ग्राम के जो अधिकारी थे उसे ग्रामीणी कहा जाता था, यह भी सत्य है। व्यापारी को विष कहा जाता था, तो विष है जो व्यापारी को विष नहीं कहा जाता था, बल्कि व्यापारी को जो कहा जाता था, व्यापारी के लिए जो शब्द का उल्लेख मिलता है वह मिलता है पानी का। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा, 1 और 2 इसका सही है। 1 और 2, बी नंबर ऑप्शन। वैदिक काल में प्रशासनिक इकाइयां आरोही क्रम में 5 भागों में बंटी थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के प्रधान अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था तथा विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था तथा व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था तथा गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दरियाव जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई? संत दरियाव जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई थी? रैन, सी नंबर ऑप्शन। संत दरियाव जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा रैन में स्थापित की गई। इसे रामसनेही संप्रदाय रैन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक संत दयाल जी का जन्म राजस्थान के पाली जिले के जैतारण ग्राम में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के बाद ही अपने ननिहाल रहन आ गए और यहीं अपनी साधना आदि संपन्न की और आजीवन
इसी स्थान पर रहकर राम नाम स्मरण का उपदेश देते हुए 1815 में निर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो पहला ऑप्शन गलत है। इनका जन्म लुम्बिनी में नहीं बल्कि जन्म हुआ था कुंडग्राम, जो वैशाली का क्षेत्र था। लुम्बिनी में जन्म महात्मा बुद्ध को हुआ था, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा कि इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, यह सही है। तीसरा कि इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया बुद्ध की माता का नाम था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की जो माता थी उन माता का नाम त्रिशला था, तो 3 नंबर ऑप्शन भी गलत है। चौथा, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम नहीं बल्कि अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर नहीं। 4 नंबर ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें से 1, 3 और 4 गलत है और 2 है जो सही है। इसमें सही कथन बताना है केवल 2, ए नंबर ऑप्शन। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इसके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। जबकि जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। तो ये था आज 2021 में हुआ रेट रेट का एग्जाम, एसएसटी का रेट का पेपर, एसएसटी के हमने 60 क्वेश्चन किए। इसके पश्चात हम कल की क्लास में करेंगे 2017 का जो रेट की वैकेंसी थी, जो एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2018 को, उसके एसएसटी के 60 क्वेश्चनों को करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।